हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकिपीडिया। दिस इज़ अंकुर पवार। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है इट इज़ अबाउट द करंट अफेयर्स पार्ट 2। ठीक है, ऑलरेडी हमारा जो सितंबर अक्टूबर के करंट अफेयर थे अपलोड हो चुकी हैं। आज का जो सेशन रहने वाला है इसके अंदर अक्टूबर मंथ के ही करंट अफेयर है, बट इट इज़ द सेकंड पार्ट। ठीक है, क्योंकि जैसे आप जानते होंगे कि एक मंथ के अंदर काफ़ी सारे करंट अफेयर हो जाते हैं और हर तरह का जो करंट अफेयर है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्पेसिफिकली जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो हम आपके लिए लेके आए हैं और ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने इससे पिछला जो प्रीवियस पार्ट है उसको नहीं देखा है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं हमारे वीडियो सेक्शन में, आपको वहाँ पर वो मिल जाएगा और सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर, तो इससे संबंधित हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स की अगर मैं बात करूं तो इस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट जो आपके स्टडी मटेरियल होगा कॉम्प्रिहेंसिव, वो सारा कुछ गाइडेंस होगा और मॉक टेस्ट होंगे, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको एक नंबर है जो कि 7837773651 है। आप इस नंबर को जो है नोट कर सकते हैं, 7837773651। तो आप इस पर जो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम से रिलेटेड चाहिए आप वो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कोर्स के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है ये इसके बारे में बात करें, ये है आपका न्यूजीलैंड विंस मेडन वुमेन T20 वर्ल्ड कप। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है क्योंकि आप जानते होंगे कि एग्जाम के अंदर कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, कैटेगरीज इन द सेंस कि जैसे अवार्ड एंड अवार्ड्स जो होते हैं उससे संबंधित जो आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं। करंट अफेयर के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, जिस तरह से आपके मेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या फिर कोई भी दूसरे एग्जाम जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें जो कैटेगरीज हैं, उसी तरह से करंट अफेयर की भी कैटेगरीज हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि अगर स्पोर्ट्स की कैटेगरी है तो उसी से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, या फिर अवार्ड्स अपॉइंटमेंट्स किया तो उसी से आ जाएंगे। बट यस, अवार्ड से भी आएंगे, अपॉइंटमेंट से भी आएंगे, स्पोर्ट्स कैटेगरी से भी आएंगे, नॉर्मल आपके करंट अफेयर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, न्यूजीलैंड विंस द मेडन वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड की जो वुमेन क्रिकेट टीम थी उन्होंने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन जो है वो अचीव किया है। दे सिक्योर देयर फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप टाइटल। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या नाम है? सोफी डेविड, जिस तरह से भी आप इसे प्रोनाउंस करना चाहें। तो इनके अंडर जो है आपका न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, जो कि फाइनल जो है आपका दुबई के अंदर हुआ था और उन्होंने जो हराया था वो किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर बात करें ICC T20 वर्ल्ड कप के बारे में वुमेन्स के, तो न्यूजीलैंड की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही थी। स्टार्टिंग में काफ़ी सारे जो मैचेस हैं इनकी न्यूजीलैंड की वुमेन टीम ने काफ़ी मैचेस जो है वो हारे थे। बट यस, इनका इंडिया के साथ मैच हुआ था। आफ्टर दैट दे डिफीटेड द इंडिया और उसके बाद इनका जो कॉन्फिडेंस था उसको काफ़ी बूस्ट मिला था। और उसके बाद ये लगातार जो है अपना जो भी आप जो इनकी परफॉर्मेंस थी वो इन्होंने जो बेहतर करते गए और उसके बाद फाइनली ये काफ़ी सरप्राइजिंग था जब स्टार्टिंग में, मतलब न्यूजीलैंड जो टीम थी उस टाइम पर जब ये खेल रही थी स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग के मैचेस थे, तो उनमें परफॉर्मेंस ना अच्छी होने की वजह से काफ़ी कम चांसेस थे कि ये फाइनल तक पहुंचेगी। बट ये फाइनल तक भी पहुंचे और उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ जो है हमें देखने को मिली। ठीक है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि न्यूजीलैंड जो है उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता। किसके खिलाफ वो खेले? साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले। और तीसरी चीज़ जो आप याद रखेंगे कि कैप्टन कौन थी उनकी, और चौथी चीज़ कि कहाँ हुआ था तो वो आपका दुबई है, वो आप ध्यान में रखेंगे। तो 4-5 करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है यहाँ से बनते हैं इस टॉपिक से, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, स्नेक स्पीसीज नेम्ड आफ्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो। अ न्यू स्नेक स्पीसीज हैज बीन आइडेंटिफाइड इन द वेस्टर्न हिमालयाज। वेस्टर्न हिमालयाज, कौन से हिमालयाज की बात कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, जो हमारे हिमालयाज हैं उनको आप जब आप उनका एक्सटेंशन पढ़ना शुरू करते हैं तो वेस्ट टू ईस्ट जब वो जाते हैं तो उनको कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे आपका कश्मीर हिमालयाज हो गया, उसके बाद आपके हिमाचल हिमालयाज हो गया, कुमाऊन हिमालयाज या फिर उत्तराखंड वाले हिमालयाज। ठीक है, इस तरह से आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये जो आपके उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर वाला है,
इस वाले हिस्से में जो आपको हिमालय देखने को मिलते हैं, इनको वेस्टर्न हिमालयस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इन वेस्टर्न हिमालयस में एक जो न्यू स्नेक की स्पीशीज है उसको फाइंड आउट किया गया। इस स्पीशीज को हिमालयन जो स्नेक है इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बट इसका जो नाम रखा गया वो किस नाम पे रखा गया, आपका जो लियोनार्डो डी कैप्रियो है, इनके बारे में अगर आप जानते होंगे तो ये हॉलीवुड के एक्टर हैं। और अगर मैं बात करूं तो इनकी बड़ी फेमस जो मूवी है टाइटैनिक, जिसको आपने मैं भी देखा हूं, ठीक है। टाइटैनिक ऑब्वियसली काफ़ी लोगों ने देखी होगी, वेरी पॉपुलर मूवी। तो उसमें ये मेन कैरेक्टर में थे, ठीक है। तो अब सवाल एक ये भी आता है कि लियोनार्डो डिकैप्रियो इनके नाम, क्योंकि ये हॉलीवुड एक्टर हैं, इनके नाम पर क्यों किसी स्नेक का नाम रखेंगे। तो रीज़न इज कि लियोनार्डो डिकैप्रियो एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट भी हैं, ठीक है। इनकी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाइल्ड लाइफ में जो जानवर हैं, जो भी डिफरेंट स्पीसीज है जो कि एंडेंजर्ड है या फिर खत्म होने के कगार पे हैं, उनकी सेव के लिए, उनको बचाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो उसको ऑनर करते हुए ये जो स्नेक है उसका जो नाम है इनके नाम पे रखा गया। जो स्नेक का नाम होगा वो क्या होगा, एंगुइकुलस, ठीक है, डिकैप्रियो। तो ये पूरे स्नेक का नाम है। वैसे इस स्नेक को हिमालयन स्नेक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और अगर स्नेक की बात करें तो ये कहाँ पे मिलता है, पिक्चर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का स्नेक नजर आता है। और अगर बात करें तो हिमालयन रीजन मतलब कि ये आपका जो कुल्लू है, ठीक है, हिमाचल का जो कुल्लू है, कुल्लू हो गया, शिमला हो गया, और इसी तरह से जो कुमाऊं हिमालयाज है उत्तराखंड के, वहां पर आपको ये स्नेक की स्पीसीज बड़ी इजीली जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी ध्यान में रखिएगा। दो चार चीज़ें हैं, ठीक है। स्नेक की स्पीसीज, उसका नाम और किसके नाम पे रखा है और क्यों रखा है, बिकॉज जो लियोनार्डो डिकैप्रियो है ऑल्सो वर्कड एज दी एनवायरमेंट कंजर्वेशन के ऊपर उन्होंने काम किया है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें तो ये है आपका इंडिया चाइना साइन बॉर्डर डील आफ्टर 4 ईयर नेगोशिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। इंडिया एंड चाइना साइंड अ बॉर्डर डील आफ्टर 4 ईयर ऑफ द नेगोशिएशन। जो एग्रीमेंट है ये आपका कहाँ पर किस चीज़ के ऊपर साइन हुआ है, तो द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ईस्टर्न लद्दाख में, वहाँ पर हुआ है। और द डील एम्स टू एनहेंस द पेट्रोलिंग राइट्स इन द देपसांग प्लेन। तो एक्चुअली में ये क्या है, देखिए अभी रिसेंटली जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनके बीच में हुई थी, नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच में। तो वहाँ पे हुआ क्या कि आप जानते होंगे कि 2020 के अंदर 2020 में जो गालवान वैली थी, ठीक है, वहाँ पे क्लैशेस हुए थे, ठीक है। गालवान वैली आपको लद्दाख में देखने को मिल जाएगी, ठीक है, ईस्टर्न लद्दाख के अंदर ये वैली है। वहाँ पे क्लैशेस हुए थे इंडियन आर्मी और जो चाइनीज सोल्जर्स हैं उनके बीच में, जिसके अंदर दोनों साइड में जो है हमारे इंडिया के भी जो थे लगभग 20 के अराउंड जो शहीद हुए थे सैनिक, ठीक है, और चाइना की भी कैजुअलिटीज़ हुई थी। तो उसके बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो एक स्टैंड ऑफ की स्थिति जो है वो बनी हुई थी, ठीक है। उससे पहले वहाँ पे पेट्रोलिंग भी होती थी, सब कुछ था, लेकिन फिर उसके बाद वहाँ पे स्टैंड ऑफ की एक पोजीशन जो है वो बन गई थी। और काफ़ी सारे जो लोग हैं या फिर पॉलिटिशियंस हैं जो अपोजिशन है, उनका मानना ये था कि चाइना ने बहुत सारा जो एरिया है उस पर कब्जा कर लिया था। खैर जो गवर्नमेंट थी उसका मानना ये था कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट अगर प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें तो इसमें क्या डेवलपमेंट देखने को मिली है, तो 2020 में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी बिटवीन द इंडिया एंड द चाइना, उस प्रॉब्लम को हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा रिजोल्व जो है वो कर लिया गया है, क्योंकि चाइना जो है वो एग्री कर गया है कि 2020 में जो सिचुएशन थी बॉर्डर की, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो बॉर्डर है ना इंडिया और चाइना का, वो वहाँ पे काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि चाइना का जो मानना है वो बॉर्डर को लेके कुछ और मानना है, चाइना इंडिया का जो स्टैंड है वो कुछ डिफरेंट है। तो 2020 तक वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल थी, हाँ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती थी। बट ये 2020 वाली जो गालवान वैली वाला इंसिडेंट था, ये एक मेजर इंसिडेंट था जिसमें कैजुअलिटीज जो है वो दोनों तरफ देखने को मिली थी। और उसके बाद इंडिया का जो ट्रस्ट था वो चाइना के तरफ जो था वो जो पहले जितना था उससे भी कम हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अब डेवलपमेंट क्या है कि 2024 के अंदर आफ्टर द 4 ईयर ये जो 2020 वाली स्थिति थी ना उस पर चाइना एग्री कर गया है कि यस 2020 तक जो स्थिति थी, और वहाँ पे जहाँ पे चाइनीज जो सोल्जर पेट्रोलिंग करते थे या इंडियन के जो सोल्जर पेट्रोलिंग करते थे, वहाँ तक जो अब दोबारा से जो स्थिति है वो रहेगी। अपने अपने जो सेनाएं हैं वो बैक ऑफ कर जाएंगी, जितना एरिया वो पहले पेट्रोलिंग करते थे उस एरिया में। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो किसी भी तरह का जो पेट्रोलिंग जो होती है, मान लीजिए चाइना के सोल्जर कर रहे हैं, इंडियन सोल्जर कर रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से जो टाइम टेबल है वो शेयर करेंगे।
और किसी भी तरह के जो क्लैशेस है उसके जो चांसेस है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक नई जो डेवलपमेंट है हमें जो देखने को मिलती है, इसलिए आपका जो ये करंट अफेयर है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 4 साल बाद हुआ है। इंडिया ने पहले ही जो है अपना स्टैंड जो था क्लियर कर दिया था कि हम किसी भी तरह की जो बातचीत है नहीं करेंगे जब तक जो एलएसी पे जो स्थिति है या फिर सिचुएशन है उसको नॉर्मल नहीं कर दिया जाता। ठीक है, तो अब एक अच्छी चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये न्यू अपॉइंटमेंट है या फिर बात करें तो लुओंग कुओंग, ठीक है, ये जो नाम है ये किसका है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वियतनाम। वियतनाम की अगर बात करें तो वियतनाम ये एक आपकी साउथ एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, ये सारी जो है साउथ एशियन कंट्रीज देखने को मिलती हैं, मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, वियतनाम, ये सारी। और इसी में जो वियतनाम ये कंट्री है, यहाँ पे जो न्यू प्रेसिडेंट है वियतनाम के वो अपॉइंट हुए हैं। ये जो न्यू प्रेसिडेंट है वियतनाम के, ये 4th प्रेसिडेंट है, ठीक है, 18 मंथ के अंदर, 18 महीनों के अंदर चौथे जो प्रेसिडेंट है वो हमें देखने को मिलते हैं। अगर बात करें इन प्रेसिडेंट की तो ये आपके मिलिट्री के जनरल रह चुके हैं। ठीक है, अब उम्मीद की जा रही है कि जो अब जो स्थिति है वियतनाम के अंदर थोड़ी सी नॉर्मल होगी। वियतनाम के बारे में एक चीज़ है, जैसे कि आप जानते होंगे हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री जो होता है उसकी मेन पोस्ट होती है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो एक सेरेमोनियल पोस्ट है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि मेन जो पावर है इट इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बट यस, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति ही मेन वहां पे नजर आता है। सेम उसी तरह से यहाँ पर जो जनरल सेक्रेटरी होता है गवर्नमेंट के अंदर, कम्युनिस्ट पार्टी का इनका, वो मेन पर्सन होता है जिसके पास सारी पावर कंसंट्रेटेड होती है। और ये जो प्रेसिडेंट है इट्स जस्ट अ सेरेमोनियल पोस्ट, बट यस फिर भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये जो अपॉइंटमेंट है आप जरूर याद रखेंगे। द रीजन इज, देखिए वियतनाम ऐसे कंट्री तो कोई बहुत बड़ी नहीं है, बट यस इंडिया की साउथ ईस्ट जो कंट्रीज हैं इंडिया के साउथ ईस्ट में जो पड़ती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने एक पॉलिसी भी चलाई थी जिसका नाम था एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उसके अंदर जो था कि हम जो ईस्टर्न हमारे साउथ ईस्ट में जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे बजाय हम इधर उधर की जो कंट्रीज हैं उनके। तो यस, जो साउथ ईस्ट एशिया है इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जो ये क्वेश्चन है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें अमरावती ड्रोन समिट 2024, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ड्रोन समिट है 2024 की वो कहाँ हुई थी, तो यस आप याद रखेंगे अमरावती में, आंध्र प्रदेश के अंदर। देखिए ये आपकी 2 डे समिट थी और वेरी इंपॉर्टेंट समिट थी, नेशनल लेवल की आपकी समिट आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश जो कि है चंद्रबाबू नायडू एंड मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के राम मोहन नायडू, उन्होंने इस ड्रोन समिट को जो है इनॉग्रेट किया था। अब बात करें इसकी रिलेवेंस की कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है या फिर इसके अंदर क्या हुआ था। देखिए मेन जो पर्पस था इस ड्रोन समिट का वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है उसको खींचा जाए, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए इस समिट के थ्रू। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जो ड्रोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आने वाला जो फ्यूचर है अगर आप देखेंगे तो ड्रोन्स उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, स्विगी, जोमेटो और बहुत सारे अदर भी हैं, जो कि आपके लिए फूड या फिर अदर ग्रोसरीज के जो आइटम्स हैं उनको डिलीवर करते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो इस डिलीवरी के प्रोसेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो बाइक्स हैं या फिर कार्स हैं उनके थ्रू ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। आने वाले फ्यूचर में या आने वाले कुछ डिकेड्स के अंदर आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि जो सामान है वो बेसिकली डिलीवर हो रहा है किसके थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू। बिकॉज उनमें जो फ्यूल यूज होगा वो भी नहीं होगा, मतलब जिस तरह से पेट्रोल और डीजल होता है उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है वैसा नहीं देखने को मिलेगा ड्रोन के अंदर। एंड द सेकंड थिंग इज ये थोड़ा सा चीपेस्ट भी रहेगा इन कंपैरिजन टू दी अदर मीन्स। ठीक है, और उसके अलावा बात करें तो ड्रोन्स अदर फैसिलिटीज में, जैसे कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे ह्यूमंस नहीं पहुंच सकते हैं, मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ गई है, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया है, यहाँ पे पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है या फिर उतनी जल्दी आप पहुंच नहीं सकते, तो उस केस में भी जो ड्रोन्स है वो हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की। तो ड्रोन वाला जो ये सेक्टर है या फिर ड्रोन वाला जो ये एस्पेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए भी। तो इसीलिए जो कन्वेंशन है, ये समिट जो है वो करवाई गई है 2024 के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट कर सके ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में या फिर उसमें टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के लिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अमरावती के अंदर ड्रोन समिट हुई थी आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे यूनियन मिनिस्टर और चंद्रबाबू नायडू जो है उन दोनों ने इसको इनॉग्रेट भी किया था। इसके अलावा बात करें एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में,
तो ये है आपकी चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024। वेरी इंपॉर्टेंट, चाणक्य डिफेंस डायलॉग इज एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सेमिनार होस्टेड बाय द इंडियन आर्मी, ठीक है। द सेकंड एडिशन टेक प्लेस ऑन October 24 and 25 एट द मानेकशॉ सेंटर इन द न्यू दिल्ली, ठीक है। मानेकशॉ के बारे में आप जानते होंगे, इनके ऊपर जो मूवी थी वो भी आई थी, ठीक है। इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके मेजर जनरल्स थे उनमें से एक आपके, या फिर यूं कह लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस पर्सन जो थे आज़ादी के समय के, वो आपको देखने को मिलते हैं मानेकशॉ। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, 24 और 25 तारीख को एक आपका सेकंड एडिशन जो है चाणक्य डिफेंस डायलॉग का वो करवाया गया। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे कि इस ईयर का जो थीम था वो क्या था, ड्राइवर्स इन नेशंस बिल्डिंग फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। ये जो थीम्स हैं इनके ऊपर काफी बारे जो क्वेश्चंस हैं हमें देखने को मिलते हैं, तो थीम जरूर याद रखिएगा, ड्राइवर्स इन नेशंस बिल्डिंग फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। जो डायलॉग था वो एम करता है किस चीज में, नेशनल सिक्योरिटी में और इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग में, एनकरेजिंग दिस सस्टेनेबल ग्रोथ। तो जो मेन पर्पस था इसके अंदर बहुत सारे जो अलग अलग इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज थी या अलग अलग एरियाज से जो लोग थे अलग अलग सेक्टर्स के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो किसी ना किसी तरह से सरकार की पॉलिसी मेकिंग में या फिर डिफेंस में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली जो मेन पर्पस था वो सिर्फ यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो सिक्योरिटी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, और इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी पॉलिसीज़ है उसमें किस तरह से क्या चेंजेस आने चाहिए और किस तरह से वो रहनी चाहिए, उस चीज़ के ऊपर जो है वो ध्यान दिया गया, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको इस चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 के अंदर देखने को मिलता है। ओके, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। ये जो करंट अफेयर्स है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ऑल दो हम इन करंट अफेयर्स के अंदर क्या करते हैं कि हर क्लास के अंदर आपको 8-10 जो करंट अफेयर है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, बट यस दीज आर द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अगर हम एक क्लास के अंदर 10 करंट अफेयर भी पढ़ते हैं और उनमें से भी अगर एक क्वेश्चन बन जाता है तो आपका बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो करंट अफेयर है मैं बोलता रहता हूँ कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे अगर बात करें तो हमारा, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, अगर कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल होगा, आप वहाँ पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट जो है वो आपको मिल जाएगी abhipedia.abhimanyu.com के नाम से। तो आप इस वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक स्टार्टिंग में चूज एग्जाम का ऑप्शन मिलेगा। तो चूज एग्जाम पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कई तरह के एग्जाम के जो सेक्शंस हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। इन सेक्शंस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ही आपको रेगुलेटरी बॉडीज का जो सेक्शंस है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा डिफेंस एग्जाम का देखने को मिल जाएगा, पंजाब वाला देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप किसी भी अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका होगा क्या कि कोई भी अगर आप कोर्स जो है वो परचेज करना चाहें तो उसके लिए आपको 4 सेक्शन नजर आ जाएंगे, जिसमें ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन होगा, वीडियो कोर्स होगा, टेस्ट कोर्सेज होगा, अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज होगा। माइक्रो कोर्सेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके जो अलग अलग स्पेसिफिकली जो टॉपिक है जो आपका वीक है, जहाँ पर आप चाहते हैं कि उस स्पेसिफिकली जो टॉपिक है वो आपको पढ़ाया जाए, अगर आप पूरा कोर्स जो है उसे बाय नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपको अलग अलग जो है देखने को मिल जाएगा। जैसे मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है। ये डिफरेंट कोर्स है, सेपरेट कोर्स है, मेन कोर्स नहीं है, तो आप इनको भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्टर्स पावर एंड अपॉइंटमेंट्स हो गया, डाटा टेबल हो गया, पजल टेस्ट हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें जो है आपको डिफरेंटली जो है अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको अलग से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम अगली बार मिलेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट अपडेट्स हैं बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जो नई अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और जो अदर मंथ्स हैं उनके करंट अफेयर्स आप तक लेके आते रहेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।